गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स का जो न्यू टॉपिक है हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, शिफ्टिंग ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड एंगेजमेंट ऑफ द पीपल दैट इज नॉट इक्वल टू द ऑल थ्री सेक्टर, द प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। हाफ ऑफ द पीपल आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में जॉब क्रिएट नहीं किए। तो इसका कैसे जॉब क्रिएट किए जाए, कैसे मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाए पीपल को, ये आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि आपने देखा, अंडर एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर में अधिक है, जिसे आपने कहा था, जिसे मैंने बताया था डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट, जिसमें आपको अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट मोर पीपुल आर एंगेज। जितनी जरूरत है उससे ज्यादा पीपुल एंगेज है किसी वक्त में, बट प्रोडक्शन उसके एंगेज नहीं हो पाता है। अगर उसमें से दो व्यक्ति को हटा देते हैं तो क्या होता है, प्रोडक्शन उसका कोई इफेक्ट, प्रोडक्शन पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इस सिचुएशन में जो पीपुल एंगेज है उसे अंडर एम्प्लॉयमेंट करते हैं, और ये किस सेक्टर में अधिक है, प्राइमरी सेक्टर में अधिक है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट को पहले तो लोन प्रोवाइड करना चाहिए। एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन प्रोवाइड करें, ताकि जहां पे ड्यू टू लैक ऑफ इरिगेशन, एग्रीकल्चर थ्री जो टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर हमारा, थ्री टाइप्स ऑफ फार्मिंग जो है, रबी, खरीफ एंड जायद, उस तीनों में जहां प्रोडक्शन नहीं हो पाता ड्यू टू लैक ऑफ द इरिगेशन, वहां पे वेल किए जाए, ट्यूबवेल किए जाएंगे, ताकि इरिगेशन सिस्टम डेवलप हो तो मैक्सिमम प्रोडक्शन वहां पे हो पाएंगे और बेनिफिट फार्मर हो पाएगा, जो पीपल वहां एंगेज है उन्हें बेनिफिट हो पाएगा। डैम का कंस्ट्रक्शन किया जाए। अगर डैम का कंस्ट्रक्शन करेंगे तो डैम के कंस्ट्रक्शन में मोर एंड मोर पीपल को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और कंस्ट्रक्शन करने के बाद इरिगेशन डेवलप हो पाएगा। कैनल बनाने में, अगर कैनल्स बनाए जाए, उस बनाने में मैक्सिमम पीपल को एंगेज किया जाएगा, वह उसमें जो है ना एम्प्लॉयमेंट मिलेंगे लोगों को। स्टोरेज ऑफ क्रॉप, स्टोरेज हाउस, विलेज एरिया में, रूरल एरिया में स्टोरेज हाउस डेवलप किए जाए, ताकि फार्मर जो है ग्रेन का प्रोडक्शन करने के बाद उनके पास जो सरप्लस होते हैं, उस सरप्लस ग्रेन को वहां पे स्टोरेज हाउस में रख सके, और जब भी उसका वैल्यू इंक्रीज करे तो वो सेल करे, और तब उनका प्रॉफिट बढ़ता चला जाए। क्रेडिट फ्रॉम द बैंक, रीजनेबल रेट पे, बैंक को चाहिए कि रीजनेबल रेट पे फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करे, लोन प्रोवाइड करे, ताकि वो डेब्ट ट्रैप पे नहीं फंस पाए। नॉर्मली वो क्या करते हैं, बैंक से जब उसे क्रेडिट नहीं मिलता है तो मनी लेंडर से, ट्रेडर से वो लोन लेते हैं, जिसका इंटरेस्ट रेट हाई होता है, और जिसके कारण वो एक डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं, कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। तो इससे उबारने के लिए बैंक क्या करे, रीजनेबल रेट में लोन प्रोवाइड करे। गवर्नमेंट को चाहिए आइडेंटिफाई करे, प्रमोट करे एंड लोकेट करे इंडस्ट्री। पहले पता करे कि किस सेक्टर में और कितने इंडस्ट्री को सेटअप किया जा सकता है। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री आप आज भी देख रहे हैं, बेसिक हमारी जो इंडस्ट्रीज है वो डिपेंड है आपको एग्रीकल्चर सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर से। तो इससे जुड़े हुए जो इंडस्ट्री है उनका पता लगाए, उसको प्रोत्साहित करें और इंडस्ट्री को सेटअप करें। इंडस्ट्री जब सेटअप होंगे, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लेबर लगेंगे, उसमें जॉब मिलेगा, इंडस्ट्री में लोगों को जॉब मिलेगा, काम करेंगे, इस तरह करके बढ़ाया जा सकता है एम्प्लॉयमेंट। ग्रामीण एरिया में दाल मिल, राइस मिल और कई कितने भी तरह के मिल का फाउंडेशन किया जा सकता है, एस्टेब्लिश किया जा सकता है, ताकि वहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। स्कूल बिल्डिंग, एजुकेशन के सेक्टर में आज भी बताया जा रहा है, बहुत सारे बच्चे ड्यू टू लैक ऑफ द स्कूल बिल्डिंग स्कूल नहीं जा पाते हैं। जहां भी रिक्वायरमेंट है वहां पे स्कूल का फाउंडेशन हो, ताकि बच्चे वहां पढ़ने जाएं, और इससे रिलेटेड टीचर्स का अपॉइंटमेंट हो, उससे रिलेटेड और भी
तरह के जॉब में पीपल का एम्प्लॉयमेंट किया जा सकता है। इन द सेक्टर ऑफ हेल्थ सेक्टर में जहां कहीं भी आपको हॉस्पिटल्स नहीं है, प्राइमरी सेक्टर नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, हेल्थ कॉलेज हॉस्पिटल्स नहीं है और मेडिकल कॉलेजेस नहीं है, वहां पे कॉलेजेस का फाउंडेशन किया जाए, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट होगा, नर्सेज का अपॉइंटमेंट होगा, उससे रिलेटेड और भी सेक्टर्स हो सकते हैं, टेस्टिंग के सेक्टर्स का अपॉइंटमेंट होगा। सेम टाइम आप कर सकते हैं टूरिज्म प्रोडक्ट पर बढ़ावा दें ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट में। गवर्नमेंट ने राइट टू वर्क को फंडामेंटल राइट में एड कर दिया है, राइट टू वर्क को फंडामेंटल राइट में एड कर दिया और ऑलमोस्ट 200 डिस्ट्रिक्ट में लागू किया गया और एक नरेगा जिसे बाद में कन्वर्ट करके मनरेगा कर दिया गया। इसमें जो पीपुल इनरोल्ड होते हैं उन्हें एटलीस्ट साल में 100 दिन तक जॉब प्रोवाइड करने का गारंटी दिया जाता है पीपुल को। अगर जॉब प्रोवाइड नहीं होते हैं तो उस व्यक्ति को उतने दिनों का गवर्नमेंट रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करती है। सो दिस वे द गवर्नमेंट कैन क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक आपका है डिवीजन ऑफ द सेक्टर। इसके पहले मैंने बताया था सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। उसका मैंने टोटली आपके सामने डिफाइन कर दिया, उससे जुड़ा हुआ मैंने कई क्वेश्चन आपको दिए। तो वो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर था। लेकिन अब जो है सेक्टर्स का दूसरा जो डिवीजन आपके सामने है, डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज इस नाम से ही आपको पता चल जाता है इस सेक्टर के बारे में, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है वो अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, द सेक्टर दैट run under the control of the government, that sector is known as the organized sector। या कह सकते हैं जो गवर्नमेंट की कंपनीज है, गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाए जाते हैं वो, या बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, प्राइवेट सेक्टर के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं जो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, दे कम्स अंडर द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इसमें दोनों में डिफरेंसेस देखते चलेंगे आप। एम्प्लॉयमेंट रेगुलर होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट रेगुलर नहीं होता है। ये छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज होते हैं और अकॉर्डिंग टू द डिमांड ये जॉब क्रिएट करते भी है और पीपल को डिस्प्लेस भी करते हैं, हटा भी देते हैं। इसमें सीजनल वो इसको एम्प्लॉय करते हैं और फिर उसको निकाल बाहर करते रहते हैं। लेकिन इसमें क्या है, एम्प्लॉयमेंट रेगुलर होता है। जो इसमें काम करते हैं वो एश्योर्ड वर्क होता है, उनका काम एश्योर्ड होता है, उन्हें हटाया नहीं जा सकता। बट इसमें क्या है, जब उनका डिमांड प्रोडक्शन का नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, छटनी कर देंगे, लेबर को हटा देंगे उसमें से। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर जो वर्कर काम करते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं गवर्नमेंट के ऑफिस में, गवर्नमेंट के ऑफिस में रजिस्टर्ड होते हैं। बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो क्या होते हैं, रजिस्टर्ड नहीं होते, आउटसाइड ऑफ द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के कंट्रोल से आउटसाइड होते हैं। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो फॉलो करता है रूल्स रेगुलेशन, जो गवर्नमेंट जो रूल्स रेगुलेशन इंडस्ट्री एक्ट के तहत, वर्किंग एक्ट के तहत, वर्कर्स एक्ट के तहत जो रूल्स रेगुलेशन बनाती है उससे वो फॉलो करते हैं। जैसे फैक्ट्री एक्ट हो गया, मिनिमम वेजेज एक्ट हो गया, ये फॉलो करते हैं। कौन सा सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर। ये अपने वर्कर का रिटायरमेंट पे ग्रेजुइटी देते हैं। ग्रेजुइटी एक फंड है, पैसे का फंड है, जिसमें कुछ पैसे वर्कर्स के सैलरी से काटे जाते हैं और कुछ गवर्नमेंट भी देती है। वो इसकी जॉब सिक्योरिटी एम्प्लॉयमेंट होता है, सिक्योर एम्प्लॉयमेंट होता है, पूरे डर नहीं होता निकालने का। फिक्स आवर ऑफ वर्किंग होता है और उस वर्किंग आवर से अगर ज्यादा काम होता है तो
तो उसको क्या मिलता है, ओवर टाइम मिलता है उसे। ये जब छुट्टी लेते हैं तो उनकी पैसे नहीं कटते हैं, बट प्राइवेट सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप देखेंगे तो आप छुट्टी लेते हैं तो आपकी सैलरी कट जाती है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में पेड लीव मिलता है या फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर में पेड लीव मिलता है। एंड द मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर को ऑर्गेनाइज सेक्टर आप कह सकते हैं। इसमें पीएफ प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे आप प्रोविडेंट फंड कर सकते हैं, और रिटायरमेंट के टाइम में पेंशन भी मिलता है। किस सेक्टर में मिलता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में। सो दीज आर द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, एंड बाय दिस फैसिलिटीज दिस सेक्टर इज नोन एज द ऑर्गेनाइज सेक्टर, इसलिए इसको कहते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर कहा जाता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखिए आप, ये आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट होता है, इसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है। ये कभी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं, ये रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं। पीपुल को अकॉर्डिंग टू डिमांड, वर्कर को अकॉर्डिंग टू डिमांड ये इम्प्लाई करते हैं, और जब इनको लगता है कि अभी वर्कर का नीड हमें नहीं है, ये क्या करते हैं, उससे वहां से निकाल देते हैं और हटा देते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब क्या डिफाइन करेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर का? द सेक्टर दैट वर्क्स, दैट runs under the control of the government, the sector that follow the rules and regulation of the government is called the organized sector, and the sector that does not follow the rules and regulation of the government sector is called the unorganized sector. उसे क्या कहते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के नाम से जानते हैं। ओके, आपके लिए क्वेश्चन है, write the difference between organized and the unorganized sector. दोनों सेक्टर का मैंने अभी आपको डिफाइन किया टोटली, और आप इससे स्टडी करके इस क्वेश्चन का आप आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनाइज्ड एंड द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, और इसे लिख करके आप सेंड करेंगे इवनिंग सेशन में जब आपका ये ग्रुप खुलता है तो। ओके, थैंक यू।